नमस्कार साथियों, मैं आपका मदन हाजिर हूँ एक नई बेहद प्यारी लघु कथा के साथ, जिसका शीर्षक है गुरु दक्षिणा और जिसके रचयिता हैं वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय भारती पंडित जी। तो आइए साथियों, पढ़ते हैं। अरे मास्टर जी, आप आइए आइए। इतने वर्षों के बाद मास्टर जी को अचानक अपने सामने पाकर मैं चौंक ही गया था। मास्टर जी कहने को तो गांव के जरा से मिडिल स्कूल के हेडमास्टर, मगर मेरे आदर्श शिक्षक, जिनकी सहायता और मार्गदर्शन की बदौलत ही उन्नति की अनगिनत सीढ़ियां चढ़कर मैं इस पद पर पहुंचा था। 20 साल पहले की स्मृतियां अचानक लहराने लगी थी आंखों के सामने। तब और अब में जमीन आसमान का फर्क था। कल का दबंग कसरती शरीर अब जर्जर झुर्रीदार हो चला था। आंखों पर मोटे फ्रेम की ऐनक, हाथ में लाठी जो उनके पांव के कंपन को रोकने में लगभग असफल थी। मैली सी धोती, उस पर लगे असंख्य पैबंद छुपाने को ओढ़ी गई सस्ती सी शॉल। मेरा मन द्रवित हो गया था। भाव अभिभूत होकर मैंने मास्टर जी के पांव छू लिए। मास्टर जी के साथ आए दोनों व्यक्ति चकित थे। मुझ जैसे बड़े अधिकारी को मास्टर जी के पांव छूते देख और साथ ही एक अनोखी चमक आ गई थी उनके मुख पर कि मास्टर जी को साथ लाकर उन्होंने गलती नहीं की है। मास्टर जी के चेहरे पर विवशता लहराने लगी थी, जैसे मेरा पांव छूना उन्हें अपराध बोध से ग्रस्त किए दे रहा हो। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? क्या आदेश है मेरे लिए? अपने चपरासी को चाय नाश्ते का ऑर्डर देकर मैं उनसे मुखातिब हुआ। जी, वो कल आपसे बात हुई थी ना? मास्टर जी के साथ आए व्यक्ति ने मुझे याद दिलाया। ये रविंद्र हैं, मास्टर जी का पोता। इसी की नौकरी के सिलसिले में यह व्यक्ति 2-3 महीने से मेरे विभाग के चक्कर काट रहा था। वह चाहता था कि कैसे भी करके इसके बेटे को नियुक्ति मिल जाए। मैंने रविंद्र का रिकॉर्ड जांचा था। अंक काफी कम थे। मैंने उन्हें समझाया था कि मैं उसूलों का पक्का अधिकारी हूँ, योग्य व्यक्ति को ही नियुक्ति दूंगा। अब उनके साथ मास्टर जी का आना मेरी समझ में आ गया था। हालात आदमी को कितना विवश बना देते हैं। यही मास्टर जी जो एक जमाने में उसूलों के पक्के थे, हमेशा कहते थे, अपने काम को इतनी निपुणता से करो कि सामने वाले को तुम्हें गलत साबित करने का मौका ही ना मिल पाए। उन्हीं के उसूल तो मैंने अपनी जिंदगी में उतार लिए थे और आज वे ही मास्टर जी मेरे सामने खड़े थे, एक अदना सी नौकरी के लिए सिफारिश लेकर। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। वैसे मास्टर जी भी साथ आए हैं तो और कुछ कहने की जरूरत है नहीं। मेरे शब्दों में न चाहते हुए भी व्यंग का पुट उभर आया था, जिसे मास्टर जी ने समझ लिया था और उनकी हालत और भी दयनीय हो गई थी। वे विदा होने लगे तो मैंने अपना कार्ड निकालकर मास्टर जी के हाथ में थमा दिया। अभी शहर में हैं तो घर जरूर आइए मास्टर जी। मास्टर जी ने कांपते हाथों से कार्ड थाम लिया था। उनके जाने के बाद मैं बड़ा अस्वस्थ महसूस करता रहा। सहज होने की कोशिश में एक पत्रिका उलटने लगा कि दरबान ने आकर बताया, साहब कोई आपसे मिलने आए हैं, उन्हें ड्राइंग रूम में बैठाओ, मैं आता हूं। कहकर मैं हाउस कोट पहनकर बाहर आया। एक आश्चर्य मिश्रित धक्का सा लगा। अरे मास्टर जी, आप आइए ना। नहीं बेटा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा तुम्हारा। मास्टर जी की आवाज में कंपन मौजूद था। सुबह उन लोगों के साथ मुझे देखकर तुम्हारे दिल पर क्या गुजरी होगी मैं समझ सकता हूँ।
मेरे ही द्वारा दी गई शिक्षा को मैं ही जुठलाने लगूं तो यह सचमुच गुनाह है बेटा। पर क्या करता, मजबूरी बांध लाई मेरे पैर यहाँ तक। रविंद्र का बाप मेरा दूर रिश्ते का भतीजा है। मेरे बच्चों ने आलस आवारगी में सारी जमीन जायदाद गंवा दी। मेरे अकेले की पेंशन पर क्या घर चलता, उस पर पत्नी की बीमारी, ढेरों रुपए का कर्जदार हो गया मैं। मकान भी गिरवी पड़ा है, ब्याज देने के तो पैसे नहीं, असल कहाँ से देता। तभी रविंद्र का बाप बोला कि यदि उसका जरा सा काम कर दूं तो मेरा मकान छुड़ा देगा, कम से कम रहने का ठौर हो जाएगा। यही लालच यहाँ खींच लाया बेटा। पर तुम्हें देखकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। कुछ मसले ऐसे होते हैं जो समझौते के लायक नहीं होते, उनकी गरिमा कायम रहनी ही चाहिए। बेटा, तुम रविंद्र को मेरे कहने से नौकरी मत देना। अगर ठीक समझो तभी उसे रखना। कहकर मास्टर जी बाहर को चल पड़े थे। मैं बुत बना खड़ा रह गया था। धन्यवाद साथियों।